तो अब जो अच्छा। यूनिट जो आपकी शुरू होने वाली है वो है प्लांट डिजीजेस कॉन्सेप्ट एंड, ठीक, बीमारी के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। अभी आपने जो डिजीज, तो उन डिजीजेस के बारे में आपने जो भी पढ़ा, तो वो डिजीज कॉन्सेप्ट आप इसमें पढ़ेंगे। देखो, जिस दिन हम जितना पढ़ाएं उस दिन उतने के नोट्स आप बना लें। ये 3-4 दिन में यूनिट खत्म हो जाएगी, ठीक है। और जितनी चीजें हम इसमें बताएं आपको पढ़ने के लिए, बस उतनी ही चीजें आप पढ़ेंगे। फालतू कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। जितनी चीजें हम अंडरलाइन करेंगे आप बस उतनी ही चीजें बताएंगे, उतनी ही चीजें आप पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले मुझे बताओ कि हम लोग जब प्लांट डिजीज पढ़ते हैं तो प्लांट में दरअसल हम लोगों को क्या पढ़ना होता है। कहते हैं कोई व्यक्ति बीमार हो गया, इसे डिजीज हो गई, तो इसका क्या मतलब होता है अभिषेक वर्मा? डिजीज हो गई, इस बात का क्या मतलब है? किसी को डिजीज हो गई, इसका मतलब ये हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, रोशनी मिश्रा? बताओ, कौन बताएगा? आकृति, तुम बताओ बेटा। पहले ये भी बता दो कि हमारी आवाज सुनाई दे रही है आपको, रोशनी? मेरी आवाज सुनाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है, यस सर, दिख रही है। आवाज भी सुनाई दे रही है? यस सर। यस सर। तो देखो, जितनी चीजें हम अंडरलाइन करेंगे बस उतनी ही चीजें आपको नोट करनी है, ठीक है। बाकी किसी चीज के बारे में ध्यान नहीं देना है तुम्हें, क्योंकि हैं तो बहुत सारी चीजें, लेकिन जो तुम्हारे काम की है बस वही तुम्हें पढ़नी है, ठीक। देखो, सबसे पहले आप देखिए, अगर हम डिजीज की बात करते हैं तो हार्मफुल फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द प्लांट बॉडी आर नोन एज प्लांट डिजीजेस। अगर प्लांट में कोई नुकसानदेह फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, अगर हार्मफुल का मतलब नुकसानदायक, अगर नुकसानदायक, अगर हार्मफुल फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं प्लांट की बॉडी में, तो इसको प्लांट डिजीज कहा जाता है। क्लियर? एनॉन ने बताया, 1950 में एनॉन ने बताया कि डिजीजेस आर हार्मफुल चेंजेस इन द नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। एनॉन ने बताया कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में कोई हार्मफुल चेंज होता है, यानी कि नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस में अगर कोई हार्मफुल चेंज होता है तो इसे डिजीज कहा जाता है। क्लियर? इसका मतलब एक बात क्लियर हुई कि अगर किसी प्लांट की बॉडी में कोई हार्मफुल फिजियोलॉजिकल चेंज होता है तो हम इसे डिजीज कहते हैं, ठीक। चलिए, ये बात आपकी समझ में आई कि डिजीज किसे कहते हैं, ठीक है। सर ये एनिमल वाली लाइन एक बार बोल दीजिए सर। वाली यस सर। एनॉन ने ये बताया, एनॉन ने बताया कि डिजीजेस आर हार्मफुल चेंजेस इन द नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि किसी भी जीव की नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस में
यदि कोई हार्मफुल चेंज होता है तो हम इसे डिजीज कहते हैं। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ, जितनी चीजें हम अंडरलाइन, बस उतना ही तुमको लिखना है। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर, डेवलपमेंट एंड प्लांट डिजीज इज नोन एज फाइटोपैथोलॉजी। फाइटो माने प्लांट, पैथो माने सफरिंग, बीमारी, लोगोस माने स्टडी या नॉलेज। साइंस की वो शाखा जिसमें हम प्लांट डिजीज के नेचर, डेवलपमेंट और कंट्रोल को पढ़ते हैं, उसे फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। फाइटोपैथोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम डिजीज के नेचर, डेवलपमेंट और कंट्रोल को पढ़ते हैं। यानी कि फाइटोपैथोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि डिजीज का नेचर क्या है, डिजीज कैसे डेवलप हुई और उस डिजीज को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। ये 4 चीजें आती हैं फाइटोपैथोलॉजी में। बात समझ में आ गई लक्ष्मी? यस सर। तो फाइटोपैथोलॉजी किसे कहते हैं, बताओ जरा। साइंस की वो शाखा जिसमें प्लांट डिजीज के नेचर, डेवलपमेंट और कंट्रोल को पढ़ते हैं। कंट्रोल का अध्ययन किया जाता है, उसे फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। बिल्कुल सही। अब देखो फाइटोपैथोलॉजी, अब आपने समझा कि डिजीज क्या होती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब कोई हार्मफुल फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं तब हम इसे प्लांट डिजीज कहते हैं। ठीक है। अब 4 उद्देश्य होते हैं फाइटोपैथोलॉजी के। 4 उद्देश्य हैं। नंबर 1 ईटियोलॉजी, नंबर 2 पैथोजेनेसिस, नंबर 3 एपिडेमियोलॉजी और नंबर 4 कंट्रोल। यानी हम 4 चीजें पढ़ते हैं फाइटोपैथोलॉजी में। सबसे पहले ईटियोलॉजी, नंबर 2 एपिडेमियोलॉजी, नंबर 3 नहीं नंबर 2 पैथोजेनेसिस, नंबर 2 पैथोजेनेसिस, नंबर 3 एपिडेमियोलॉजी और नंबर 4 कंट्रोल। 4 चीजें हम फाइटोपैथोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसमें सबसे पहली चीज आती है ईटियोलॉजी। देखिए सबसे पहली की चीज ईटियोलॉजी, ये संबंधित होता है कॉजल एजेंट से, कॉजल ऑर्गेनिज्म से। इसमें हम ईटियोलॉजी में हम कॉजल ऑर्गेनिज्म यानी जिससे बीमारी करते हैं, जिससे बीमारी होती है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होती है रोशनी? अल्टरनेरिया सोलेनाई। तो ईटियोलॉजी में हम स्टडी करेंगे कॉजल ऑर्गेनिज्म along with the vital condition that cause diseases in plants। यानी ईटियोलॉजी में हम कॉजल ऑर्गेनिज्म और पर्यावरण के अध्ययन को करते हैं जिससे कि प्लांट में डिजीज होती है। तो ईटियोलॉजी में हम कॉजल ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को पढ़ेंगे, पर्यावरणीय कंडीशन को पढ़ेंगे जिससे कि प्लांट में डिजीज होती है। यानी हम पढ़ेंगे कि अल्टरनेरिया सोलेनाई और अल्टरनेरिया सोलेनाई किस टेम्परेचर पे, किस पीएच पर असर दिखा रहा है। ये हुई ईटियोलॉजी। अभिषेक ईटियोलॉजी समझ गए? यस सर। क्या हुई ईटियोलॉजी? जिसमें हम सर कॉजल ऑर्गेनिज्म और पर्यावरण के अध्ययन को पढ़ते हैं, उसे एटियोलॉजी कहते हैं। ठीक ठीक, बिल्कुल सही। ईटियोलॉजी में हम कॉजल ऑर्गेनिज्म और पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। ये हुई ईटियोलॉजी। दूसरे नंबर पर आया, आप एक 1 2 3 4 करके चलना।
ऐसे कंटिन्यू मत लिखना, पहले नंबर 1 डालना ईटियोलॉजी, इसमें हम कॉजल ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंटल कंडीशन का अध्ययन करते हैं। नंबर 2 पैथोजेनेसिस, इसमें हम डिजीज डेवलपमेंट का अध्ययन करते हैं, डिजीज कैसे विकसित हुई इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं। यानी पैथोजेनेसिस में हम पढ़ते हैं कि बीमारी कैसे उत्पन्न हुई, इसकी क्या क्रियाविधि रही, मैकेनिज्म क्या रही, ये बीमारी आखिर इस प्लांट में क्यों हुई। अगर हम अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो को लेके चल रहे हैं तो इसमें हम अध्ययन करेंगे कि आखिर पोटैटो में अर्ली ब्लाइट नाम की बीमारी क्यों हुई, कैसे हुई, मैकेनिज्म को अध्ययन करेंगे। तो पैथोजेनेसिस में हम बीमारी के डेवलपमेंट का अध्ययन करते हैं। क्लियर। नंबर 3 पे आएगा इपिडीमियोलॉजी। ये देखें आप, ये इसमें हम ये पढ़ते हैं कि इट इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन ऑफ क्रॉप, पैथोजन एंड एनवायरमेंट। इसमें हम फसल, बीमारी करने वाले पैथोजन और पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। यानी हम इसमें अध्ययन करेंगे क्रॉप, कौन सी क्रॉप हम लेके चल रहे हैं, पोटैटो, हम इसमें पोटैटो का अध्ययन करेंगे, हम इसमें अल्टरनेरिया सोलेनाई का अध्ययन करेंगे और हम इसमें पर्यावरण का अध्ययन करेंगे। हम इन तीनों चीजों से पता लगाएंगे कि आखिर ये बीमारी क्यों हुई, इसे कहा गया इपिडीमियोलॉजी। तो ईटियोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं कॉजल ऑर्गेनिज्म और पर्यावरण का, पैथोजेनेसिस में हम अध्ययन करते हैं होस्ट और कैसे डिजीज डेवलप हुई, और इपिडेमियोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं कि क्रॉप यानी फसल, पैथोजन और एनवायरमेंट का क्या संबंध है। ठीक। और चौथा है कंट्रोल, इसमें हम इस अध्ययन करते हैं कि डिजीज को कैसे कंट्रोल, डिजीज को कंट्रोल करने के क्या क्या मेथड हैं, डिजीज को कंट्रोल करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। आपने कंट्रोल के तरीके पढ़े होंगे, फील्ड सैनिटेशन और तमाम चीजें पढ़ी होंगी। ठीक है। तो फाइटोपैथोलॉजी में लक्ष्मी हम 4 चीजें अध्ययन करते हैं। एक एक करके बताओ कि हम क्या क्या अध्ययन करते हैं। ईटियोलॉजी, जिसमें कॉजल ऑर्गेनिज्म तथा पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। वेरी गुड। पैथोजेनेसिस, इसमें हम डिसीज डेवलपमेंट का अध्ययन करते हैं। बिल्कुल सही। इपिडीमियोलॉजी, इसमें हम क्रॉप, बीमारी करने वाले पैथोजन तथा एनवायरनमेंट का क्या संबंध है, इसका अध्ययन करते हैं। वेरी गुड। कंट्रोल, इसमें डिसीज को कंट्रोल करने के क्या मेथड हैं, इसका अध्ययन करते हैं। अब बताओ, जो चीजें हम लोगों ने, आकृति राठौर आप बताओ फाइटोपैथोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं। सर इसमें 4 चीजों का, सर इसके 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य। जी सर, इसके 4 उद्देश्य हैं। फर्स्ट है इटियोलॉजी, सेकंड है पैथोजेनेसिस, थर्ड है एपिडेमियोलॉजी और फोर्थ है कंट्रोल। इटियोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं, इटियोलॉजी में कॉजल ऑर्गेनिज्म और वातावरण का अध्ययन करते हैं। सेकंड है पैथोजेनेसिस, इसमें बीमारी कैसे डेवलप हुई इसका अध्ययन करते हैं। थर्ड है एपिडेमियोलॉजी, इसमें हम फसल, पैथोजन और एनवायरनमेंट का क्या संबंध है इसका अध्ययन करते हैं। एंड फोर्थ है कंट्रोल, डिसीज कंट्रोल के क्या क्या तरीके हैं इसका अध्ययन करते हैं। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया आकृति। रोशनी तुम तो बता रही थी कि आकृति बड़ी कमजोर है, तो बहुत बढ़िया बोल रही यार। सर हमने कब कहा कमजोर है? तुमने नहीं कहा था, तुमने यार कहा था, मुझे ऐसा याद आ रहा है।
सर हमने नहीं कहा था सर। अच्छा चलो ठीक है, तुमने नहीं कहा होगा। मत करिए। तो अभिषेक, एक बार तुम बता दो कि चारों चीजें क्या होती हैं। यस सर। सबसे पहले सर एटियोलॉजी, इसमें हम कॉजल ऑर्गेनिज्म और पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। और फिर पैथोजेनेसिस, इसमें हम डिजीज के डेवलपमेंट का अध्ययन करते हैं। और एपिडेमियोलॉजी, इसमें हम बीमारी करने वाले फसल, पैथोजन तथा पर्यावरण में क्या संबंध है इसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद कंट्रोल, इसमें हम डिजीज करने डिजीज को हम कैसे रोक सकते हैं, उसके मेथड का इसका अध्ययन करते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही। अब बताओ मुझे, ये जो हमने एक पन्ना पढ़ा, क्या इसके आधार पर आप अपने नोट्स अपने आप अपनी कॉपी पे नहीं बना पाएंगे? बना लेंगे सर। बना लेंगे सर। बोलो भाई लक्ष्मी। बना लेंगे सर। हम तुम्हें चूंकि ये पहली बार आपके सिलेबस में आया है, और हम ये चाहते हैं कि तुम अपने आप बनाना जो कुछ हमें जो बना के देना था वो भी हमने तुम्हें दिया। बीच बीच में जो डिजीज छोटी करनी थी वो भी हमने आपको छोटी करके दी। 6 यूनिट हमने आपको बड़ी आसानी से समझा दी। ये छठी यूनिट है, यानी टोटल में तो 7वीं है। अब 7वीं आपको पहले पढ़ा दी हमने। इसमें हम ये चाहते हैं कि तुम इसको इस प्रकार से पढ़ना सीख जाओ, क्योंकि ज्यादा लंबा चौड़ा तो हम पढ़ाते नहीं हैं। हमारा मकसद है बात को समझाना। आप यकीन नहीं करोगे कि ईटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, एपिडेमियोलॉजी और कंट्रोल, इनको समझते समझते लोगों को 20-20 साल गुजर गए, लेकिन आज भी लोग समझ नहीं पाते हैं कि इनका आपस में संबंध क्या है। हम ये चाहते हैं कि आप, ये जो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट घुसा हुआ है कि हमको पूरी हिंदी में नोट्स दे दो, अगर आप अपनी मिक्स लैंग्वेज में अपनी भाषा में नोट्स बनाएंगे तो वो जल्दी याद होंगे और आपको जल्दी से सब बातें समझ में आएंगी। बात समझ रहे हैं? और हम आधा 30-35 मिनट तो हम पढ़ाते ही हैं, छोटी छोटी चीजें हम पढ़ाते हैं। तो आपको उस हिसाब से, आप अपने हिसाब से नोट्स बनाएंगे तो, और नोट्स हमने पूरे डाल दिए हैं, आप उसको ओपन कर लें, चाहे उसका प्रिंट ले लें और उससे बना लें। ठीक, चलिए आगे चलें। अब देखो, एक लाइन आपको सर, और लिखनी है। हाँ सर बोलो। ये नोट सिंह पांडे जैन वाली बुक के ही तो है? हाँ, सिंह पांडे जैन वाली बुक के हैं। वो सिंह यस पांडे सर। जैन की बुक, सिंह पांडे जैन की बुक हिंदी में भी आती है। सिंह यस सर, पांडे नहीं जैन की बुक को, इंग्लिश वाली है मेरे पास, वो एक फ्रेंड ले गई थी तो। नहीं, जो नई आई है वो खरीद लो, जो अभी हमने ग्रुप में डाली है। यस सर, वही है मेरे पास। जो बिल्कुल नई डाली है बस वो वाली ले लो। उसमें केवल 8 यूनिट ही हैं, 8 यस यूनिट सर। ही हैं। जो यस हमारी सर। किताब तुम्हारे पास, जो हमारी किताब तुम्हारे पास है, उसमें तो तुम्हारे पूरे 3 साल की किताब है वो तो 3 साल यस तक सर, नहीं चलेगी। ये पापा ले आए थे बरेली से ये सारी बुक्स, हाँ इंग्लिश में बिल्कुल है सही सर। किया। हाँ बिल्कुल सही, तो उसे सामने रख लेना, वही किताब है, वही चीज है, नई आई है। अब देखो, एक लाइन इसमें आपको और लिखनी है, द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ ए डिजीज इज पैथोजन। जो कॉजल एजेंट होता है रोशनी, उसको हम पैथोजन कहते हैं। ठीक है, जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम पैथोजन कहते हैं। ठीक, क्लियर? अब देखिए क्या हुआ। अब हमको पढ़ना है पैथोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉच पास्चुलेट। शायद तुमने एक साइंटिस्ट का नाम कभी सुना हो, रॉबर्ट कॉच। कभी सुना है तुमने उसका नाम? रॉबर्ट कॉच का नाम कभी सुना है किसी ने? शायद ना सुना हो। तो कॉच के जो पास्चुलेट्स थे, यानी कॉच ने जो थ्योरी दी थी, उसी को कॉच पास्चुलेट्स कहा जाता है। कॉच की जो थ्योरी थी, क्या बताया इन्होंने? पहले थोड़ी सी कहानी सुन लो, उसके बाद तुमको मजा आएगा पढ़ने में। देखिए कहानी क्या थी। रॉबर्ट कॉच एक फिजिशियन था,
जैसे डॉक्टर होते हैं फिजिशियन, एक फिजिशियन था, उसकी वाइफ ने नोटिस किया कि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेके बहुत जिज्ञासा है, तो उसकी वाइफ ने उसे एक माइक्रोस्कोप गिफ्ट किया। ठीक, कॉच ने बहुत सारे स्पेसिमेंस को देखा और उसने देखा ब्लड ऑफ एन ऑक्स। ऑक्स किसे कहते हैं लक्ष्मी? बैल को बोलते हैं ना शायद, सांड को किसे बोलते हैं? ऑक्स, बैल को सर। बैल को। ठीक, तो ऑक्स का ब्लड देखा, यानी रॉबर्ट कॉच की पत्नी ने जो कॉच को माइक्रोस्कोप दिया, उस माइक्रोस्कोप में कॉच ने ऑक्स के ब्लड को देखा और उस ब्लड में एक बीमारी हो चुकी थी। इस बीमारी का नाम था एंथ्रेक्स। ठीक, ये एंथ्रेक्स बीमारी इसमें उस बैल के ब्लड में पहले से मौजूद थी। कॉच ने क्या देखा? कॉच ने ये देखा, कॉच ने ही ऑब्जर्व दैट द डिजीज सिम्टम्स, बीमारी के लक्षण, कुड बी ट्रांसमिटेड by inoculating a healthy mouse with blood from an animal that had died from anthrax। इन्होंने कहा कि जो बैल, जो ऑक्स एंथ्रेक्स से मर गया, उसका ब्लड अगर हम हेल्दी माउस में डाल दें तो माउस की भी डेथ हो जाती है। बात समझ गए? यानी ऑक्स के बैल में, यानी ऑक्स के ब्लड में एक बीमारी थी एंथ्रेक्स। ऑक्स का ब्लड निकाला इन्होंने और ब्लड निकाल के इन्होंने चूहे में डाला, तो चूहे की डेथ हो गई। ठीक, तो कॉच ने क्या कंक्लूड किया? कॉच ने निर्णय सुनाया दैट ये बीमारी एक स्टिक लाइक बॉडी से होती है। स्टिक तो समझते हो, छड़ी, स्टिक का नाम तो सुना होगा, स्टिक छड़ी को कहते हैं। उन्होंने कहा कि ऑक्स के बैल में स्टिक लाइक बॉडीज थी। कैसी बॉडीज थी? स्टिक लाइक बॉडीज थी, जिसको बाद में पता किया गया तो वो बेसिलस एंथ्रेसिस नाम का बैक्टीरिया निकला। जब बाद में और रिसर्च हुई आगे, कॉच ने ये नहीं बता पाया था कि ये बेसिलस से होती है, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने बताया कि जो स्टिक लाइक बॉडीज कॉच ने बताई थी वो दरअसल एक बैक्टीरियम था, बेसिलस एंथ्रेसिस। ठीक, क्लियर? तो कुल मिला के बात क्या हुई? बात इन्होंने ये बताई कि इनकी पत्नी, रॉबर्ट कॉच एक डॉक्टर थे, इनकी पत्नी ने इनको माइक्रोस्कोप गिफ्ट किया, इन्होंने ऑक्स के ब्लड को देखा, उसमें स्टिक लाइक बॉडीज इन्हें दिखाई दी। ऑक्स के ब्लड को, जो ऑक्स जो था जो मर गया, उसके ब्लड को इन्होंने डाला चूहों में, तो चूहे भी मर गए और चूहों के अंदर से निकली स्टिक लाइक बॉडीज, जिन्हें बाद में बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरियम कहा गया। ठीक, तो कॉच ने क्या कहा? कॉच ने ही कल्चर्ड दीज ऑर्गेनिज्म इन अ फ्लूइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑक्स। उन्होंने इसको कल्चर किया। कल्चर करने का मतलब उगाया, और उगाने के बाद कहा कि ये जो स्टिक लाइक बॉडीज हैं ये एंथ्रेक्स बीमारी कॉज करती हैं जब इन्हें चूहों में डाला जाता है तब। और तब ये पहली बार, फर्स्ट क्लियर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, तब ये पहली बार स्थापित हुआ कि एंथ्रेक्स जो डिजीज है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है एक बैक्टीरियम बेसिलस एंथ्रेसिस। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत लक्ष्मी?
बताओ भाई रोशनी, कोई दिक्कत इसमें? बताओ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप? हाँ सर ये लास्ट वाली लाइन एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, तो उन्होंने, रॉबर्ट कॉच ने इस स्टिक लाइक बॉडीज को कल्चर किया, उगाया, और उगाने के बाद उन्होंने इसको माउस में डाला, और माउस में डालने के बाद बताया कि ये जो स्टिक लाइक बॉडीज हैं यही एंथ्रेक्स का कारण है। तब ये पहली बार स्थापित हुआ कि एंथ्रेक्स बीमारी जो है वो एक बैक्टीरिया के कारण होती है। तो कुल मिला के क्या बात क्लियर हुई? कुल मिला के ये हुई कि ऑक्स के ब्लड में एक बैक्टीरिया होता है। उस बैक्टीरियम को रॉबर्ट कॉच पहचान नहीं पाए, लेकिन बाद में उन्हें पहचाना गया। तब ये बताया गया कि ये जो बॉडीज हैं ये वास्तव में एक बैक्टीरियम है, बेसिलस एंथ्रेसिस, और बेसिलस एंथ्रेसिस को माउस में डाल देंगे तो माउस की भी डेथ हो जाती है। दिक्कत इसमें? कोई प्रॉब्लम? बताओ भाई रोशनी, नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। क्या बात समझ में आई तुम्हें? क्या बात समझ में आई कॉच पास्टुलेट्स में? कॉच के बारे में हाँ सर समझ में तो सारा आ गया सर। आज हम घर पे नहीं है सर, तो हम जब यहाँ से जाके घर जाएंगे तब सर रिकॉर्डिंग देखेंगे, तब सर हम नोट करेंगे सर। बाकी थोड़ा बहुत नोट अच्छा, कर लिया है। तो आकृति क्या बात समझ में आई तुम्हें? समझाओ। अभिषेक, यस सर। क्या समझ में आया तुम्हें इतनी देर में? बताओ। सर कोच ने देखा कि ऑक्स के बेल में एक प्रकार का एंथ्रेक्स पाया जाता है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाए। उसके बाद कुछ वैज्ञानिकों ने उसे बैसिलस एंथ्रेडियम के रूप में पहचाना, लेकिन उन्होंने ये पहचान लिया था कि अगर इनको माउस में डालते हैं तो माउस की भी डेथ हो जाती है। लक्ष्मी, इससे उन्होंने क्या समझ में आया? जब कॉच ने ऑक्स के ब्लड का अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि उसमें एक एंथ्रेक्स बीमारी थी। उस ब्लड को उन्होंने चूहे में इंजेक्ट किया तो चूहा मर गया। लेकिन वो ये नहीं पहचान पाए कि ये किस वजह, मतलब वो ये नहीं पहचान पाए कि ये जो स्टिक लाइक बॉडीज हैं, ये जो स्टिक लाइक बॉडीज हैं, ये जो ऑक्स के ब्लड में स्टिक लाइक बॉडीज हैं, ये नहीं पहचान पाए वो कि दरअसल ये एक बैक्टीरियम है, बेसिलस एंथ्रेसिस, जो बाद में पता लगा। ठीक, बहरहाल यस सर। चलिए, तो कॉच ने हालांकि सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा था ल्यूमेन हॉक ने, इसीलिए इनको माइक्रोबायोलॉजी का फादर कहा जाता है। ठीक, लेकिन कॉच ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीवों का सबसे पहले वर्णन
ल्यूमेनहॉक ने किया, लेकिन कॉच थे उन्होंने सबसे पहले बताया कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये बीमारी करते हैं। सबसे पहले कॉच थे जिन्होंने कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बीमारी करते हैं। ठीक, इस आधार पर कॉच ने अपनी थ्योरी दी। कॉच ने अपनी थ्योरी को डिस्क्राइब किया और डिस्क्राइब करके कॉच ने बताया जो इनकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोब्स भी कह देते हैं, यानी सूक्ष्म जीवों को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं और माइक्रोब्स भी कह सकते हैं। उन्होंने अपनी थ्योरी दी, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज इन 1976, और इसी थ्योरी को कॉच पास्टुलेट कहा गया। तो उन्होंने देखो क्या थ्योरी बताई, बड़ी आसान थ्योरी है, बड़ी मजेदार है। इसको पहले हम लोग समझ लें और उसके बाद हम समझें। देखो ये चूहा दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये चूहा दिख रहा है तुम्हें लक्ष्मी? यस सर। यस सर। अब देखो अभिषेक क्या हुआ। ये है माउस, मरा हुआ। कैसा है ये? डेड। ठीक, अब बताओ लक्ष्मी ये क्यों मर गया? क्योंकि कोच ने ब्लड को इसमें इंजेक्ट कर दिया इसलिए। आप ऐसे याद रखें कि ये बेसिलस से मर गया, यही तो बाद में पता लगा था। यस सर। तो ये बेसिलस से मर गया। ठीक, इन्होंने क्या करा, बेसिलस को पहले माइक्रोस्कोप में देख के पहचाना। ठीक, या यूं कहो कि इन्होंने जो बेसिलस था उसको पहले उगाया, कल्चर किया। देखो इसकी कॉलोनी बनाई और फिर इसको, यानी सबसे पहले इन्होंने देखा, फिर इन्होंने कल्चर किया, फिर इन्होंने माइक्रोस्कोप में पहचाना। पहचान लिया? क्या पहचाना इन्होंने लक्ष्मी कि ये कौन सा बैक्टीरिया है? बैसिलस एंथ्रेसिस। एंथ्रेसिस, बिल्कुल सही, शाबाश। यानी ये इन्होंने पहचान लिया। पहचानने के बाद इन्होंने देखो क्या किया, जो बेसिलस की कॉलोनी उगाई थी उससे बेसिलस को फिर दोबारा एक नए जिंदा चूहे में डाला, हेल्दी चूहे में डाला। तो बताओ अब क्या होगा हेल्दी चूहे का? वो भी हेल्दी मर चूहे जाएगा का सर? वो भी मरेगा। बहुत चूहों की जान ली इन्होंने यार। ये देखो चूहा डेड हो गया। बताओ क्यों डेड हो गया? क्यों डेड हो बैसिलस गया? एंथ्रेसिस की वजह से। बेसिलस एंथ्रेसिस की वजह से। ठीक, अब इन्होंने इसके अंदर से फिर बैक्टीरिया निकाल के कल्चर किया और फिर उसको आइडेंटिफाई किया, और जब आइडेंटिफाई किया तो वो बेसिलस ही निकला। वो बेसिलस ही निकला। तो कुल मिला के इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो पहले, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिजीज, जो 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 एनिमल है ये डिजीज में प्रेजेंट होना चाहिए। पहला पॉइंट, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यहां पर हम बेसिलस की बात कर रहे हैं, वो डिजीज में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक, नंबर 1, पहली बात तो इन्होंने ये कही। दूसरी बात इन्होंने कही कि इसको होस्ट के बाहर, होस्ट तो है हमारा चूहा, अब इन्होंने जब होस्ट से बाहर निकाला तो इसको कल्चर किया। इन्होंने कहा कि उसका कल्चर करना चाहिए, वो कल्चर हो जाना चाहिए।
जब हम लैब में कल्चर करें तो वो कल्चर हो जाना चाहिए। क्लियर? फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि उसके बाद जब इस कल्चर को हम हेल्दी प्लांट में डालें तो सेम वो जो मरे हुए चूहे में थे वही लक्षण इसमें दिखाई देने चाहिए। ये नंबर 3 इन्होंने कहा कि जब हम इनाकुलेशन करें, इनाकुलेशन का मतलब जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हेल्दी एनिमल में डालें तो वो एनिमल, उसके अंदर वही लक्षण दिखाई देने चाहिए। और चौथी बात इन्होंने ये कही कि जब उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दोबारा हम निकालें तो फिर वो प्योर कल्चर हो जाना चाहिए। इसी को कहा गया कॉश पास्चुलेट्स। देखो फिर से समझ लो चारों पॉइंट इसके। 4 बातें कही इन्होंने। नंबर 1, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिजीज में प्रेजेंट होना चाहिए, यानी मरे हुए चूहे में प्रेजेंट होना चाहिए या जो भी एनिमल है मरा हुआ उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। नंबर 2, उसे होस्ट के बाहर प्योर कल्चर उसका हो जाना चाहिए। नंबर 3, उस कल्चर को जब हम जिंदा होस्ट में डालें तो फिर होस्ट के अंदर वही लक्षण विकसित होने चाहिए। नंबर 4, और फिर उससे जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को निकाल के कल्चर करें तो फिर उसमें प्योर कल्चर यानी वही माइक्रोब उग जाना चाहिए, उसका कल्चर हो जाना चाहिए। क्लियर अभिषेक? चारों बातें समझ में आई? यस सर। बताओ मुझे चारों बातें क्या, चारों बातें समझ में आई तुम्हारे? ये पूरा एक्सपेरिमेंट तुम्हारे सामने है। सबसे पहले उन्होंने देखा कि जो कि डिजीज में देखो हम फिर से बता देते ऑर्गेनिक हैं, हम फिर से एक बार बता देते हैं। पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यानी सूक्ष्म जीव को बीमारी में प्रेजेंट होना चाहिए। नंबर 2, इसको इसका प्योर कल्चर होस्ट के बाहर होना चाहिए। नंबर 3, इस कल्चर को हेल्दी एनिमल पे डालें तो वही लक्षण दोबारा दिखाई देने चाहिए। और नंबर 4, इस होस्ट से दोबारा जब हम कल्चर करें तो फिर वही प्योर कल्चर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हो जाना चाहिए। बताओ भाई लक्ष्मी, कॉश पास्चुलेट क्या कहा कॉश ने? उन्होंने कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिसीज में प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा, इसका होस्ट के बाहर कल्चर हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तीसरा, इसके बाद जब हम उसे हेल्दी एनिमल में डालें तो उसके अंदर वही लक्षण दिखाई देने चाहिए। बिल्कुल चौथा, सही। जब हम उसको दोबारा कल्चर करें तो फिर से उसका प्योर कल्चर हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही, एकदम सही। रोशनी तुम बता सकती हो अगर तुम बाहर बताने लायक हो तो? यस सर। तुम बताने लायक हो तो बताओ, नहीं तो फिर बाद में बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए क्योंकि सर हमने लिखा नहीं है तो सर हम इसी को देख के बता देंगे। कोई बात नहीं। आकृति राठौर, तुमने समझ सर। लिया? यस हाँ सर। बेटा बताओ। हाँ बताओ। सर फर्स्ट है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिसीज में प्रेजेंट होने चाहिए। सेकंड है, शाबाश। वो होस्ट में बाहर कल्चर हो जाने चाहिए। थर्ड है, जब बिल्कुल इस सही। कल्चर को हेल्दी एनिमल में डालें तो वही लक्षण दिखाई देने चाहिए। एंड फोर्थ है, जब शाबाश। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दोबारा कल्चर करें तो वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देने चाहिए। उसका प्योर कल्चर हो जाना चाहिए। वेरी जी गुड। सर।
ये कॉश पास्टुलेट्स है, ये कॉश की थ्योरी है, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। और इसी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को क्या कहा गया? कॉश के पास्टुलेट कहा गया। और ये थ्योरी दी थी इन्होंने 1976 में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको थ्योरी को एक बार फिर से आप समझ लो। मान लीजिए कोई एनिमल है, मान लीजिए हमने एक एनिमल चुना, कौन सा? चूहा। हमने चूहे में डाला बेसिलस, चूहा मर गया। तो सबसे पहले चूहे में बेसिलस को प्रेजेंट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, चूहे के ब्लड से हम बेसिलस निकालें तो लैब में उसका कल्चर हो जाना चाहिए। नंबर 3, बेसिलस को जब हम उस कल्चर को दोबारा नए होस्ट में डालें, जिंदा होस्ट में, तो उसमें वही कैरेक्टर, वही लक्षण विकसित होने चाहिए। और नंबर 4, फिर से जब हम उसका ब्लड से माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकाल के कल्चर करें तो उसका प्योर कल्चर हो जाना चाहिए। इसी को कॉश पास्टुलेट कहा गया, इसी को जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज कहा गया, इसी को रॉबर्ट कॉश ने 1976 में बताया था। और इसको नोट कर लो, ये पक्का 100% आएगा आपके एग्जाम में, 100%। अब जब आप इस डायग्राम को बनाएं तो इस डायग्राम को बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप चूहा बनाएं, आप लिख दें यहां पर माउस, फिर लिख दें प्योर कल्चर, फिर लिख दें जिंदा माउस में, और फिर बना दें प्योर कल्चर। यानी पहला डायग्राम, दूसरा डायग्राम नहीं बनाना, लिख दो खाली, तीसरा और चौथा। ये माइक्रोस्कोप और ये वाला माउस, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। कितने डायग्राम बनाओगी लक्ष्मी? 4। ऊपर लिख दो डिजीज्ड माउस या डेड माउस। नंबर 2 लिख दो प्योर कल्चर, बनाने की, कटोरी बनाने की भी जरूरत नहीं है। नंबर 3 पे लिख दो हेल्दी एनिमल, और नंबर 4 पे फिर से प्योर कल्चर। हो जाएगा इतना? यस सर। सर हाँ बोलो। सर अब हम बताएं जो आपने पढ़ाया सर। हाँ बिल्कुल बताओ, शाबाश, बताओ। सर आप थोड़ा जूम कर दीजिए सर, हम देख के बताएंगे। चलो देख के बताओ तुम। इसमें कॉच एंड पोस्टुलेट्स थ्योरी, फर्स्ट पॉइंट है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बीमारी में प्रेजेंट होना चाहिए, इसका प्योर नेचर होस्ट के बाहर कल्चर होना चाहिए, इसमें हेल्दी एनिमल डालें तो वही करेक्टर दिखना चाहिए। फोर्थ है, होस्ट में जब हम दोबारा कल्चर करें तो वही प्योर कल्चर हो जाना चाहिए, इसे जर्म थ्योरी कहते हैं। ये 1976 में हुई थी। हाँ लक्ष्मी, एक बार तुम बता दो फाइनल। कोच ने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिसीज में प्रेजेंट होना चाहिए, इसका होस्ट के बाहर कल्चर हो जाना चाहिए। इसके बाद जब हम उसे हेल्दी एनिमल में डालें तो उसके अंदर वही लक्षण दोबारा दिखाई देने चाहिए। फिर जब हम इसको दोबारा कल्चर करें तो फिर से उसका प्योर कल्चर हो जाना चाहिए। वेरी गुड। अभिषेक यस सर। फिर से बताओ। पहला है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिजीज में प्रेजेंट होना चाहिए, दूसरा होस्ट के बाहर इसका प्योर कल्चर हो जाना चाहिए, तीसरा जब हम इसे जिंदा माउस में डालें तो उसमें भी वही लक्षण दिखाई देने चाहिए, और चौथा है कि जब हम उसे दोबारा कल्चर करें तो उसका प्योर कल्चर हो जाना चाहिए। वेरी गुड, शाबाश। आकृति तुम फिर से सुनाओ यार, तुम्हारी आवाज तो बार बार सुनने का मन कर रहा। पहला, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिसीज में प्रेजेंट होने चाहिए। दूसरा, वो होस्ट के बाहर कल्चर हो जाना चाहिए। तीसरा,
जब इस कल्चर को हेल्दी एनिमल में डालें तो वही लक्षण दिखाई देने चाहिए। चौथा, जब माइक्रोस्कोप को दोबारा कल्चर करें तो वही प्योर कल्चर दिखाई देना चाहिए। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब बताओ, क्या ये जो 4 पॉइंट लिखे हैं लक्ष्मी, देखो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, क्या ये चारों पॉइंट तुम लोग अपने आप नहीं लिख पाओगे? सर लिख लेंगे। बोलो लक्ष्मी। हाँ, लिख लेंगे सर। और अभिषेक, आकृति? यस सर, लिख लेंगे सर। तो यहाँ तक जो हमने आपको बताया है, इसको आप बहुत बढ़िया करके अपनी कॉपी पे लिखेंगे। छठी यूनिट की अलग कॉपी बना लो, या अगर जगह है तो उसी कॉपी में बना लो, और लिखने के बाद, बढ़िया सा लिखने के बाद, उसकी फोटो आप हमें भेजेंगे। बोलो आकृति, भेजोगी या नहीं? यस सर, भेजेंगे। ठीक, हाँ, हमें इंतजार रहेगा कि तुम जितना बढ़िया बोल रही हो उतना ही बढ़िया लिखोगी भी। ठीक, Yes, sir. शानदार राइटिंग में। ब्लैक पेन से हेडिंग, ब्लू पेन से लिखेंगे, और 2-1 बातें जो हैं वो ग्रीन पेन से अंडरलाइन कर देंगे। बस चौथा कलर का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। और डायग्राम बहुत अच्छे बनने चाहिए, हालांकि इसमें कोई ऐसा डायग्राम है नहीं, लेकिन वो सीरियल से बना देना। ठीक, आप इसको ऐसा भी बना सकते हो, हम तुम्हें शॉर्ट में कहो तो बता भी दें। देखो, आप क्या बनाओगे, सबसे ऊपर लिखोगे डेड माउस। ठीक, उसके बाद लिखोगे प्योर कल्चर ऑफ माइक्रोब। माइक्रोब मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद तीसरा क्या लिखो, माइक्रोब इंजेक्टेड टू हेल्दी एनिमल। और फिर प्योर कल्चर ऑफ माइक्रोब। बस ये ऐसे ही लिख देना, कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। ऐसे लिख दोगी आकृति, लक्ष्मी, रोशनी, अभिषेक? यस सर, Yes, लिख sir. देंगे। और यस अब सर। तुम्हें हम लिख लोगे? तुम्हारी दबी दबी आवाज क्यों आती है लक्ष्मी? डर रही हो क्या? घबरा तो नहीं रही हो? नो सर। अच्छा, ऐसी आवाज है तुम्हारी? नहीं, आवाज बहुत बढ़िया है तुम्हारी। अब रोशनी की धमाकेदार आवाज है, आकृति की बड़ी ठहरी हुई आवाज है, अभिषेक का दिमाग बहुत शानदार है, वो तो बहुत सर्टिफिकेट जीत चुका है, और लक्ष्मी की, तुम्हारा आईक्यू बहुत अच्छा है लक्ष्मी। तो ये हमें खुशी है कि हम अच्छे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और आपको जान के बहुत ताज्जुब होगा कि ये वो कॉस्ट पास्टुलेट हैं जो दुनिया के किसी भी एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। और कितनी जरा सी बात है, कोई ऐसी खास बात नहीं है जिसके लिए आपको बहुत परेशान होना पड़े। अब मुझे तुम ये बताओ कि जब हमने तुमको ये पढ़ा दिया, समझा दिया, बता दिया, तो कौन सी ऐसी इसमें खास बात है कि साहब इसको हिंदी में होना चाहिए और अंग्रेजी में होना चाहिए? बात समझ में आनी चाहिए। बात अगर समझ में आ गई तो आप इसको अंग्रेजी हिंदी जैसे मर्जी आए वैसे लिख लें। ठीक है लक्ष्मी? यस सर। अब हम स्क्रीन ऑफ करते हैं